हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन हम कवर कर चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मोशन इन अ प्लेन में हमने अभी तक कवर कर लिया था इंट्रोडक्शन, स्केलर एंड वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने तीन टॉपिक: एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय ग्राफिकल मेथड्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हैं वेक्टर एडिशंस के लिए, या फिर कहिए ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय ग्राफिकल मेथड। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से पहले ग्राफिकल मेथड के देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, वेक्टर ए, एक और वेक्टर है वेक्टर बी, वेक्टर बी। अब हमको इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को या तो हम ऐसे रखेंगे वेक्टर बी, तो इन दोनों को अगर हमें ऐड करना है तो हम इनको कैसे कर सकते हैं? पहला केस, पहला रूल है दो वेक्टरों को ऐड करने के लिए हेड टेल मैच होनी चाहिए। क्या मैच होनी चाहिए? हेड प्लस टेल। वो किसी की भी हो सकती है, बट हेड टेल के साथ मैच होना चाहिए। जैसे कि बना के दिखा देते हैं। ये ए वेक्टर था, ए था। अब बी जो है, ये बी है, ये टेल है इसकी यहाँ पे, तो इसको या तो यहाँ रख सकते हैं या यहाँ। अगर यहाँ रखेंगे तो टेल और ये भी टेल है, नहीं हो सकता, तो यानी कि यहाँ रखना पड़ेगा। दिखा देते हैं दोनों करके। अगर हम इसको यहाँ रखेंगे तो ये टेल है, ये यहाँ पे हेड आएगा, तो ये टेल और हेड एक जगह हो गए। जो अभी हम बात कर रहे थे कि टेल प्लस हेड होना चाहिए, ये टेल हेड हो गया। बट अगर हम इसको यहाँ रखते तो ये क्या फिगर बनती? ये वाली। और यहाँ क्या हो जाता? टेल टेल। तो ये पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे ऐड नहीं करना है। तो ऐड करने के लिए क्या ध्यान रखना है कि टेल जो है वो सॉरी जो हेड जो है वो टेल के साथ मैच हो। जब भी ऐसे मैच होगा तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वो क्या आएगा? ये एक टेल से शुरू करना है, टेल बना के, और हेड पे हेड बना के खत्म करना है। तो ये क्या होगा? इनका एडिशन क्या होगा? यहां से शुरू करना है टेल से और हेड पे खत्म करना है, और जहां पर हेड होगा वहां पर हमें हेड ही बना देना है। तो ये डायरेक्शन होगी, और ये क्या हुआ? ये किसके इक्वल हुआ? ए प्लस बी के। अब क्यों हुआ इसको थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए। तो ये हमारा ए यहाँ से शुरू था और वो ऐसे 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 गया। ए शुरू था यहाँ से हेड तक, फिर यहाँ पे जैसे ही ए खत्म हुआ यहाँ बी शुरू होगी, बी की टेल, फिर वो ऐसे 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 गया, वो यहाँ तक गया। इसको डिस्टेंस के तौर पे समझ लीजिए, वो यहाँ से यहाँ तक गया। अब इसमें और इसमें मिनिमम डिफरेंस क्या बचा? ये बचा। तो जैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे तो वेक्टर भी क्या होगा? ये इन दोनों का एडिशन हो गया। तो इसीलिए इस टेल से शुरू करना है। ये हमेशा जो रिजल्टेंट है वो टेल से शुरू होगा और हेड पे खत्म होगा। यानी कि जहां पर टेल और हेड मैच होंगे, तो यानी कि वो जो लाइन है वो रिजल्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये एक ट्राइंगल है। अब हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन मतलब कैसे इक्वेशन लिखी जाएगी। जैसे सपोज ये सी थी लाइन, तो इसको हमने क्या लिखा था? सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये जो लाइन है ये ए प्लस बी के इक्वल थी, लेकिन इसमें इसने हमको कुछ नहीं बताया, हमको खुद से पहचानना है। सपोज ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? किसी भी एक वर्टेक्स से शुरू करते हैं। सपोज यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ क्या है? ये टेल है, ये हेड है। तो बताया था कि टेल प्लस हेड होते हैं, यूज करते हैं सम निकालने के लिए। टेल प्लस हेड यूज करते हैं सम निकालने के लिए। तो जहां पर भी टेल और हेड एक साथ होगा तो यानी कि उन दोनों को ऐड करना है, यानी कि एक्स प्लस जेड। बचा क्या? वाई, तो उसको लिख दो एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू वाई। और ज़्यादा डेप्थ में देखना हो तो यहाँ पे आ जाओ, अगर क्वाड्रिलेटरल हो। ये दोनों टेल टेल हैं, तो इसका मतलब ये ऐड में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई तो नहीं आएगा। यहाँ देखते हैं ये हेड है, ये भी वाई प्लस जेड भी नहीं आएगा, यानी कि वाई के इक्वल होंगे। मतलब ये टेल टेल है, ये हेड है। जब भी ये वाली वर्टेक्स होगी जो टेल टेल और हेड के साथ होगी, ये हमेशा इक्विटी में आएगी, इक्वल में आएगी यहाँ। तो इसको बोलते हैं हम ट्राइंगल लॉ। तो जो तीसरा पॉइंट है किसी भी चीज को वेक्टर होने के लिए हमने दो पॉइंट पढ़े थे। क्या थे वो? पहला मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होनी चाहिए, और तीसरा वो यहां से आता है, तीसरा है फॉलो ट्राइंगल
फॉलो ट्राइंगल लॉ, उसको ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। अब अपने बैक टू एग्जांपल पे आते हैं। हमने लिखा था टेम्परेचर इक्वल्स टू -25 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट क्या ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो करता है? अगर हम कहें ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और है, और बढ़ा दिया, पहले 25 किया था फिर 30 डिग्री और सेल्सियस बढ़ा दिया, तो रिजल्टेंट क्या होगा? अब इसका रिजल्टेंट ऐसे थोड़ी ना निकालेंगे, हमको पता है पहले 25 था, 30 और बढ़ा दिया है, तो प्लस हो जाएगा सीधा सीधा। फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ? 55। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी। तो इन तीनों पॉइंटों को सभी याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये तो बेसिकली याद रहते हैं, इसको हमेशा हम भूल जाते हैं बहुत बार। और क्वेश्चन में टीचर इसी बात पे कंफ्यूज करते हैं कि बताओ इसमें तो माइनस दिया है, इसमें डायरेक्शन दी है, तो ये क्यों नहीं है? तो वहां क्या बोलना है कि सर ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। अभी हमने देखा था कि हमारे पास एक ए था ऐसे और एक बी था, ये बी था, ए और बी। हमने पहले केस में ए लिया था ये और बी लिया था ये, तो यहां से हमको क्या मिला था? एक नया वेक्टर मिला था ये सी, ये ए था, ये बी था, और यहां मिला था सी, और जो सी किसके इक्वल होगा? सी इक्वल्स टू ए प्लस बी के। क्या होगा अगर हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दें कि ये तो बी था पहले से, और ए क्या था? ए था। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा, ये आएगा, ये बी है, ये ए है, ये ए है और ये सी है। अब रिजल्टेंट को लिखने का तरीका क्या है? सी को लिखने का तरीका क्या है कि सी की जो टेल है जहां से वो शुरू हुई, जैसे टेल यहां से शुरू हुई थी ए से, तो ए और फिर प्लस बी जहां हेड है, तो सी की जो टेल है वो कहां से शुरू हुई? बी से, और जो हेड है वो कहां खत्म हुआ? ए पे, बी से प्लस ए। बट हमको पता है ये दोनों तो सेम ही है, सेम ही वेक्टर को तो ऐड किया है हमने, कोई ना डायरेक्शन चेंज किया है ना मैग्नीट्यूड चेंज किया है, दोनों में सी ही है ना रिजल्टेंट। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है वो इक्वल टू होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। तो इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन आर कोम्यूटेटिव। क्या है? कोम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन आर कोम्यूटेटिव, यानी कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए है। अब एक फॉर्मेट और देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि सपोज ये हमारे पास वेक्टर है ए और ये हमारे पास वेक्टर है बी, ये हमारे पास वेक्टर है बी, तो इसका जो एडिशन होगा वो क्या होगा? फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, ये होगा इसका एडिशन, इसको बोलते हैं सी। अब अगर हमने जैसे पहले एग्जांपल में देखा था, अगर हम इसको बी को ऐसे मान लें, ये हो गया बी और ये हो गया ए को मान ले ये, सेम ही फॉर्मेट है, तो इसको हमने बी माना, इसको ए माना, तो अब भी इनका एडिशन क्या होगा? यही होगा। एडिशन कैसे निकालते हैं कि टेल से शुरू होगा और हेड तक जाएगा, तो अब भी क्या आएगा? सी ही आएगा। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, मॉडिफाई मतलब कि ये वाला बी हटा दें, ओके, और ये वाला ए हटा दें, कुछ फर्क पड़ा? नहीं। तो अब हम देख सकते हैं यहां से एक हमको नई चीज पता लगी कि अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनका जो एडिशन है, अगर इनकी टेल टेल मैच हो रही होगी, इनकी टेल टू टेल मैच हो रही होगी, अगर इनकी टेल टू टेल मैच हो रही होगी, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे आएगा? ये आएगा सी वेक्टर। और इसकी प्रॉपर लेंथ मेजर करने के लिए क्या करेंगे? इनको मिला सकते हैं, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा प्रॉपर, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल। यहाँ पे हम देख रहे थे पैरेललोग्राम था ये प्रॉपर एक, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम रूल दोनों लगभग बराबर ही हैं, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम। तो जहाँ पे वो हमने तीसरा रूल लिखा था वहाँ पे पैरेललोग्राम भी लिख लेना कि वेक्टर क्वांटिटी वो है जो जिसमें मैग्नीट्यूड हो और जिसमें डायरेक्शन हो और जो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम रूल को फॉलो करती हो, तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टरों का रिजोल्यूशन, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर को आप
किन किन कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं किन किन कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। सपोज ये एक 2 डायमेंशन प्लेन है, यहाँ कोई मूवमेंट हुआ और इसकी हमने मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन दे दी किसी एक वेक्टर ए से, किसी एक वेक्टर ए से इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जो हमने अब तक जितना पढ़ा उसके हिसाब से हमको क्या लगता है कि ए वेक्टर के अंदर क्या क्या होगा। एक तो भाई डिजिट्स होंगी, न्यूमेरिकल डिजिट्स होंगी 2 3 4 5, इससे तो रिजोल्यूशन को कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्या होगा, ये डायरेक्शन बता रहा होगा। अब डायरेक्शन कैसे बता रहा होगा, ये डायरेक्शन बता रहा होगा कि एक्स एक्सिस में कितना गया, वाई एक्सिस में कितना गया है, यही बता रहा होगा। तो यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये कैसे लिखा जाएगा, मान लो सपोज अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लें तो वो क्या रहा होगा, ए का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या रहा होगा। कोई भी एक मैग्नीट्यूड जिसको हम लैम्डा मान लेते हैं, अभी लैम्डा 1 प्लस में डायरेक्शन एक्स एक्सिस उसको आई कैप मान लेते हैं, प्लस लैम्डा 2 कोई भी दूसरा स्केलर और इसको जे कैप, ये वाई डायरेक्शन होगी। तो ये एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सपोज ये ए था 5 5 प्लस 9 जे। अब मैग्नीट्यूड से तो हमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमने डायरेक्शन पता कर ली कि आई और जे होती है यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग डायरेक्शन में लिखना चाहें, यानी कि ए का एक्स कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस में, ए इन एक्स एक्सिस, ए इन एक्स एक्सिस, तो ये कितना होगा। पहली बात तो ये है कि इसको लिखेंगे कैसे, ए को एक्स एक्सिस में लिखेंगे, ए और एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो जो ए है वो कॉम्बिनेशन किसका था, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, तो इसको लिख लेते हैं ए एक्स प्लस ए वाई, यानी कि एक्स एक्सिस में कितना मूवमेंट हुआ और वाई एक्सिस में कितना मूवमेंट हुआ, इन्हीं का तो कॉम्बिनेशन था। वो हमने पहले भी देखा था कि भाई 5 यूनिट्स एक्स एक्सिस में, 9 यूनिट्स वाई एक्सिस में, तो इनका कॉम्बिनेशन था। तो जब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो हमको साफ साफ क्या पता लगेगा कि ए एक्स क्या है 5i और ए वाई क्या है, ए वाई को भी सिंपली कंपेयर कर लेंगे, ए वाई है 9j। तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कि क्या क्या कंपोनेंट है, ए एक्स और ए वाई। ये यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है खुद में भी, ये भी बात ध्यान रखेंगे क्योंकि इनमें डायरेक्शन यूज हो रही है, आई और जे का यूज हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं कि सपोज जो मूवमेंट था वो ये था, जो मूवमेंट था वो ये था, और सपोज इसने जो एंगल बनाया वो था एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री। तो अब क्या होगा, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, ये सपोज पॉइंट है पी, तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ समझने के लिए, ए एक्स और ए वाई, ये इसके कंपोनेंट्स थे। तो ए एक्स कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सिस में होगा, यानी कि ये पूरा पार्ट क्या होगा, एक्स ए एक्स कंपोनेंट, और ये पूरा पार्ट क्या होगा, इसको ऐसे मैच कर लेते हैं, ये पूरा पार्ट क्या होगा, ए वाई कंपोनेंट। हमारा ए एक्स ऐसे आया था ना, ए एक्स इक्वल्स टू 5i, ये वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअली इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं बुक में, इसको लिखेंगे डार्क, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है ए एक्स, और इसको लिखेंगे लाइट, ए एक्स आई कैप, यानी कि ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। जहाँ पर भी बुक में बोल्ड लिखा हो यानी कि वो है वेक्टर क्वांटिटी, और जहाँ पे लाइट लिखा हो, नॉर्मल लिखा हो, वो होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ए वाई, ये ए एक्स। अब अगर हम इस पर ट्राइंगल ला, सिंपल ट्राइंगल ला लगाएं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा इक्वल्स टू बेस क्या है, ए एक्स है, और हाइपोटेनस हमें को पता ही है क्या है, ए है। ए क्यों है, ये ए एक्स है, ये ए वाई है, इन दोनों का ही तो हमने जो कॉम्बिनेशन है वो निकाला होगा ना यहाँ पे, ये जो ओरिजिनल वेक्टर था, तो वो ए प्लस बी आया होगा ना यहाँ पे, ए प्लस बी, सॉरी ए एक्स प्लस ए वाई आया होगा ना, ए एक्स प्लस ए वाई। तो इसका मतलब ये जो एच है ये है पूरा ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए। तो ये आ गया यहाँ से, तो यहाँ से ए एक्स क्या आया, ए एक्स कॉम्पोनेंट आया ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। अब सपोज करिए साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, साइन थीटा इक्वल्स टू पी है ए वाई और एच फिर से ए है, तो ए वाई क्या निकला, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब यहाँ एक अच्छी सी बात बताता हूँ, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी ये तो पहले एक बार देख लीजिए कि ए एक्स जो हमारा है वो आया ए कोस थीटा, और थीटा ये था, ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस के साथ, और ए एक्स आया ए कोस थीटा, और ए वाई आया ए साइन थीटा।
तो बात ये है ध्यान देने की कि जब भी हमारे पास ऐसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये सपोज ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिस आर्क के साथ ये एंगल बनाएगी, सपोज ये एंगल बनाया इसने थीटा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है सपोज करिए एम, तो इस एक्सिस पे इसको लिख सकते हैं एम कोस थीटा, और जहां पर एंगल नहीं है इस एक्सिस पे लिखते हैं एम साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं एम साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसमें कंफ्यूजन जब होता है कभी कभी ऐसे मिलेगा आपको, किसी एग्जाम्पल में मिलेगा यहाँ थीटा लग जाएगा, अब ये एम ही है, अब बताओ यहाँ पे यहाँ लिख दोगे जल्दी में, आदत पड़ी हुई है कि हॉरिजॉन्टल एम कोस थीटा होता है, बट नहीं, जहाँ थीटा नहीं है, एंगल नहीं है, वहाँ लिखना है एम साइन थीटा, और जहाँ एंगल है वहाँ लिखना है एम कोस थीटा। तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ एंगल, या एंगल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या फिर कहिए वेक्टर कंपोनेंट्स। ये रे वेक्टर के कंपोनेंट्स, ये एम वेक्टर था, इसके कंपोनेंट क्या हो गए एम कोस थीटा एम साइन थीटा। इसको दोबारा से कंबाइन करना हो तो वो लिख देंगे एम वेक्टर इक्वल्स टू एम कोस थीटा। अब ये कोस इसको समझ लेते हैं पहले सिंपल को, एम कोस थीटा किसमें आई कैप में है, प्लस एम साइन थीटा, ये जे कैप में है जे कैप, तो ये एक तरीका हो जाएगा इसको दोबारा से लिखने के लिए, ये एक तरीका हो जाएगा इसको एम को लिखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। अभी तक हमने देखा, जो भी देखा हमने वो ग्राफिकल मेथड्स थे, अब एनालिटिकल मेथड्स देख लेते हैं। इस डायग्राम में अगर हमें ए की वैल्यू भी निकालनी हो तो कैसे निकल जाएगी, पहले तो ये देख लेते हैं, इसको ए को कंबाइन करके अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर, या फिर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, अगर हमको ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एनालिटिकल मेथड समझ लेते हैं, इसको डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझेंगे हम। सपोज हमारे पास पहले की तरह ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट हमको पता है ये पैरेललोग्राम टाइप में हो जाएगा, और इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट हुआ। अब अगर हम इसको पैरेललोग्राम को पूरा करें तो कैसे बन जाएगा, ये बन गया, ये एक वेक्टर है वेक्टर ए यहां तक है बस, ओ से पी तक वेक्टर ए, ऐसे ही ये है वेक्टर बी, अब हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया है, हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर डाल लिया है, ये हमारे काम आएगा इसलिए इसको अभी बना लेते हैं। ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया है, ये एक हमने परपेंडिकुलर बना लिया है यहाँ पे, और इसका नाम दे दिया एन, जनरली एन से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल बनाया है मैंने, इसका नाम दे दिया एन, इसका ओ पी और इसका क्यू दे देते हैं, और इसका ओ पी क्यू आर। ठीक है, अब ये ए है, वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है। अब देखते हैं भाई क्या क्या कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर और डाल लेते हैं, बाद में काम आएगा, एक परपेंडिकुलर और बना लेते हैं, ये काम आएगा बाद में। अब शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन। सपोज ये ए और बी के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, और जो रिजल्टेंट और ए के बीच में है ये है अल्फा एंगल, ये बी है और ये बेस है, तो यहाँ पे भी एंगल क्या होना चाहिए, थीटा एंगल, ये भी क्या है, थीटा एंगल। अब जो आर है, ये ओ बी जो है ये आर है, तो ये आर किसके इक्वल है, हमने अभी इतने सारे एग्जाम्पल देखे हैं, आर इक्वल होगा ए प्लस बी के, ठीक है बच्चों। अब अगर हम ए और बी को देखें तो ए क्या है, ओपी, वेक्टर ओपी, और बी क्या है, बी को लिख सकते हैं हम पी क्यू, ये बी है और ये पी क्यू है, बराबर है। रिजल्टेंट हुआ आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब हमें पता है रिजल्टेंट आर जो है वो इक्वल है, अगर हम ट्राइंगल लें, हम लेते हैं ट्राइंगल ओ एन बी ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस यूज करें तो हमको क्या मिलेगा कि वेक्टर आर इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन स्क्वायर, का स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो है ये पी एन भी यूज़ किया है ना हमने, यहाँ पे ये रहा पी एन, तो पी एन जो होगा
ये तो बी है, तो ये हो जाएगा बी कोस थीटा, और जो ये है ये हो जाएगा बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। इनको लिख लेते हैं एक बार। पी एन जो है वो है बी कोस थीटा, और जो एन क्यू है वो है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ये सॉरी एन क्यू है, एन क्यू, यहाँ पे भी एन क्यू। तो अब अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ओ पी को क्या लिखेंगे हम? ए, प्लस पी एन को क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा, सॉरी बी कोस थीटा स्क्वायर, प्लस एन क्यू क्या लिखेंगे? एन क्यू स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करें, ये जो ओ बी है ये किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। ये जो ओ बी है ये आर के इक्वल है, तो इसको क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसमें देखें तो ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट आया वो आया आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब क्या होगा अगर कोस थीटा 90 हो जाए? थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो कोस थीटा क्या होगा? कोस 90 0। तो जो आर है उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। अगर थीटा 90 हुआ इसका मतलब ऐसे है, ये ए है ये बी है, इनके बीच में एंगल 90 है। तो जो ये वाली लाइन है ये तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी। तो यहाँ ये जो आर है रिजल्टेंट वो क्या आएगा? यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देख लीजिए ये मैच हो रहा है। तो ये था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। आर का मैग्नीट्यूड हमने ये निकाल लिया, ये स्पेशल केस है। अब है डायरेक्शन निकालने के। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो जो ये डायग्राम है इसमें से हम देख सकते हैं, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं अभी हमने क्या लिखा था, ये और एक है। अब अगर डायरेक्शन निकालने की बात हो, हम देखते हैं यहाँ पे पहले क्यू एन। क्यू एन को हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले हम ट्राइंगल यूज करते हैं, ट्राइंगल पी क्यू एन। तो ट्राइंगल पी क्यू एन से हमें क्या पता लगेगा? पी क्यू एन कौन सा ट्राइंगल है? ये, ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, ये वाला ट्राइंगल। अब इसमें से हमको निकालना है ये क्यू एन। तो ये तो हमें पता है क्या है, ये बी है और ये थीटा है, तो ये क्या होगा? इसके साथ तो एंगल नहीं बना हुआ है, तो यहाँ साइन थीटा आएगा, बी साइन थीटा। तो क्यू एन क्या आ जाएगा? क्यू एन आ जाएगा बी साइन थीटा। अब अगर हम बड़े वाला ट्राइंगल यूज करें, ट्राइंगल ओ क्यू एन। ओ क्यू एन कौन सा ट्राइंगल है अभी? ये वाला, ये ना ओ क्यू एन। तो इसमें से भी हम क्यू एन निकाल सकते हैं, ये रहा क्यू एन, और ये लाइन हमको पता ही है क्या है, आर है। तो इसको क्या लिख, और यहाँ पे एंगल ध्यान देगी थीटा है, नोट अल्फा है, नोट थीटा। तो यहाँ से क्यू एन आ जाएगा, क्यू एन इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या मिलेगा हमें? सॉरी, बी साइन थीटा इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। इसको कैसे लिख सकते हैं? बी अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू आर अपॉन साइन थीटा। अब सपोज ये एक पॉइंट है, इसको नाम देते हैं एम। ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं एम, और ये एंगल है सपोज बीटा। क्या एंगल है? बीटा। अब जैसे हमने अभी क्यू एन निकाला था, अब ऐसे ही हम पी एम निकालते हैं, ये पी एम। ठीक है बच्चों? तो पहले तो एक ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ओ पी एम। ओ पी एम में देखते हैं, पहले यहां लिख लेते हैं इसको, ओ पी एम। ओ पी एम में अगर हम इसको देखें तो हमें मिलेगा पी एम इक्वल्स टू, पी एम परपेंडिकुलर है, पी एम इक्वल्स टू मिलेगा हमें ए साइन अल्फा। और इस वाले ट्राइंगल में ये बी है, अब ये बी है तो इसमें भी एंगल इसके साथ नहीं है, तो यहाँ से पी एम मिलेगा हमको, पी एम इक्वल्स टू बी साइन बीटा।
अब अगर हम इसे और इसे इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। ए साइन एल्फा इक्वल्स टू बी साइन बीटा। थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी अपॉन साइन एल्फा इक्वल्स टू ए अपॉन साइन थीटा। बी अपॉन साइन एल्फा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी अपॉन साइन एल्फा, और यहाँ पे भी क्या है, बी अपॉन साइन एल्फा। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, क्या क्या है हमारे पास एक बार देख लेते हैं। आर अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन एल्फा, एक तो ये इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है बी अपॉन साइन एल्फा इक्वल्स टू ए अपॉन साइन बीटा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन लिखें तो हमें क्या मिलेगा, आर अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन एल्फा। तो ये क्या हुआ, इसको क्या भी बोलते हैं, एक नाम और है इसका साइन लॉ, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइंस। और जो हमने पहले निकाला था आर का जो मैग्नीट्यूड निकाला था वो क्या आया था, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये जो है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन। तो आज की वीडियो में हमने बेसिक देखा, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, इसको एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। जब भी कोई मोशन ऐसे होगा इसमें जहाँ पे हमको एक्स और वाई की ज़रूरत पड़े तो उसको बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। दूसरी बात, जब भी कोई क्वांटिटी होगी, कोई भी क्वांटिटी, अगर उसके पास मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, स्केलर। बट अगर उसके पास डायरेक्शन भी हुआ, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, उसको बोलेंगे वेक्टर। स्पेशल केस दिखा दिए थे कि डायरेक्शन होगी तो भी स्केलर होगा, बेसिकली वो डायरेक्शन नहीं होती है, वो साइन लगा देते हैं कभी कभी। तीसरा पॉइंट ये है, इसमें एक बार ऐड कर लीजिए, वेक्टर के लिए इसको फॉलो करना होगा पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगुलर लॉ। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही देखा, दो वेक्टरों को सम कैसे करते हैं ट्रायंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से, वो भी निकाला। सपोज ये एक ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ये होगा ए प्लस बी। अब अगर इसी का उल्टा ले लें, मिरर इमेज ऐसे, तो ये क्या होगा, सिंपल है, हमें पता है ए माइनस बी। तो ये क्या होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, सपोज ये आर था ये माइनस आर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों, बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।